नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनल। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब जांच को और आगे बढ़ाते हुए हिंसा में शामिल और लोगों की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर सबूत जुटाए। वहीं यूपी पुलिस ने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार 3 सदस्यों के बैंक खातों की जांच भी कर रही है। पुलिस की नजर इस बात पर है कि क्या इनके बैंक खातों में भारत के बाहर से पैसा आता था। पुलिस इन आरोपियों के बैंक खातों में बाहर से आए पैसों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। साथ ही ये भी पता लगाएगी कि अगर पैसा आता था तो वो कहां से आता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के दंगों में भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। तो पीएफआई कनेक्शन के बाद अब इनके तार लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जहां पर अब और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार का। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे अब तक की जो तफ्तीश हुई है, जो जांच की है। वैसे तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं नए पन्ने खुल रहे हैं, लेकिन पीएफआई कनेक्शन के बाद क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जो कानपुर में जो हुई थी उसमें जो मुझे आरोपी था पत्थरबाजी, वो साल में 3 आरोपी और मिला के 4 लोगों को जेल भेजा गया था। अब इस समय एटीएफ को देखने के लिए एटीएफ द्वारा जांच किया गया, उसमें सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आशीष, आपकी आवाज के साथ साथ काफी कुछ एम्बियंस आसपास का भी कवर हो रहा है और इस वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक दर्शकों को बता दें कि अब तक 54 इस मामले में, कानपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। कानपुर कांड में जिस तरह से पीएफआई का कनेक्शन निकला है, उसके बाद जांच और आगे बढ़ गई है और अब जो आरोपी हैं उनको पैसे कैसे पहुंचते थे, कौन पहुंचाता था, इन सब की भी जांच की जा रही है। इधर यदि राजनीतिक खबरों का रुख करें तो बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अपनी लिस्ट से सतीश चंद्र मिश्र का नाम गायब है। लोकसभा के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें सतीश चंद्र का नाम लिस्ट से गायब है। बसपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर सतीश चंद्र मिश्र का नाम लिस्ट से गायब बताया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से, सतीश चंद्र का नाम लिस्ट से गायब है और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, ऐसा क्यों और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा इस समय पार्टी में महासचिव के पद पर हैं और खास बात है कि जो ये आजमगढ़ चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की एक सीट मायावती के पास नहीं और विधानसभा में भी सिर्फ एक की तादाद पहुंची विधानसभा में, तो फिलहाल उनके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और गुड्डू जमानी जो कुछ दिन पहले ही अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा में टिकट न मिलने के बाद वो वापस बहुजन समाज पार्टी पहुंचे हैं और उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। आजमगढ़ की राजनीति की बात करें तो वहां पर सिर्फ 3 तरह के समीकरण नजर आते हैं। ओबीसी, मुसलमान और दलित, ये 3 ऐसे वोट बैंक है जिसके ऊपर लेकर राजनीति होती है। सतीश चंद्र मिश्रा की बहुत जरूरत नहीं लगती, लेकिन पार्टी में महासचिव है। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम देखेंगे तो जो पिता से मायावती ने अपने भाई और अपने भतीजे के ऊपर कमान सौंपी है बहुजन समाज पार्टी को, उसके बाद एक बड़ा बदलाव पहली बार देखने को मिल रहा है, जो सतीश चंद्र मिश्रा को मौका नहीं दिया गया और उनको आजमगढ़ के लिए मायावती नहीं लेके जा रही है। लेकिन कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, इसके अलावा पार्टी के वो भी इस जो लिस्ट है उससे गायब है। लेकिन मुमताज अली को मौका दिया गया है और खास बात है कि मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए 2-4 मुस्लिम चेहरे तो हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़ी तादाद है वो सिर्फ दलित चेहरों की है। तो फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा ऐसा क्यों कर रहे हैं या सतीश मिश्रा बीमारी की वजह से नहीं गए, अभी इसका जवाब आना बाकी है, लेकिन सवाल जरूर खड़े होंगे क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा एक बड़ा नाम है बहुजन समाज पार्टी का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तौकीर आपका। अब बात लखनऊ की करते हैं। एक हैरत अंगेज मर्डर की बात करते हैं। लखनऊ में एक बेटे ने अपनी ही मां को मार डाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी।
मां रोक टोक किया करती थी, गेम खेलने से मना करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। पबजी ने बेटे से करवाई मां की हत्या। गेम खेलने पर टोकना बना मौत का कारण। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 16 साल के लड़के ने पबजी खेलने से मना करने पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद 3 दिन तक शव को घर में छिपा कर रखा। छोटी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में जब शव से दुर्गंध तेज आने लगी तो आरोपी ने हत्या की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस को सूचना दी। ये घटना लखनऊ के पीजीआई इलाके की है। यहाँ एल्डिको कॉलोनी में एक परिवार में 40 साल की मां साधना, 16 साल का बेटा और 10 साल की बेटी एक साथ रहते थे। साधना के पति कोलकाता में रहते हैं, वे आर्मी में ऑफिसर हैं। बताया गया कि साधना का बेटा पबजी गेम खेलने का आदी है। घर में वो गेम खेलने से रोकने पर झगड़ा करने लगा था, जबकि मां को ये बात पसंद नहीं थी। वो लगातार टोकती थी, लेकिन जब एक बार फिर मां ने गेम खेलने से रोका तो गुस्से में आकर बेटे ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल उठाई और सीधे मां के सिर में गोली मार दी। उसके बाद आरोपी ने छोटी बहन को धमकाया और उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि लगभग 3 दिन तक बेटे ने मां के शव को घर में छिपाए रखा। शव से गंध आने पर रूम में फ्रेशनर डालता रहा, लेकिन जब मंगलवार देर शाम दुर्गंध ज्यादा बढ़ गई तो बेटे ने पिता को फोन किया और मां की हत्या होने की जानकारी दी। उसके बाद पिता ने तुरंत पुलिस को फोन करके सूचना दी। ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी, जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने पूछताछ में पुलिस के सामने पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। पुलिस ने बताया कि मां अक्सर मोबाइल पर गेम खेलने से मना करती थी, जिससे नाराज होकर नाबालिग बेटे ने रविवार को ही रात को गोली मारकर मां की हत्या कर दी थी। गुस्से में सने नाबालिग बेटे के हाथ लगी पिस्टल ने एक हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी गठबंधन में नाराजगी और बढ़ गई है। महान दल के बाद सुबह सपा का नाराजगी भरा एक ट्वीट आया है। सपा के विधान परिषद प्रत्याशी चयन पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि सुबह सपा प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने जताई नाराजगी। 16 सीटें लड़कर 6 जीतने वाली सुबह सपा की उपेक्षा क्यों, ये पूछा है। तो ट्वीट पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुबह सपा प्रवक्ता ने पूछा कि 16 सीटें लड़कर 6 जीतने वाली सुबह सपा की उपेक्षा आखिर क्यों। इससे पहले आपको बता दें कि सपा पर नाराजगी जता चुके हैं महान दल के लोग भी, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है अलग होने का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज फैसला निश्चित ही सुबह सपा के कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला है। उन्होंने लिखा, एक सहयोगी 38 सीट लड़कर 8 सीट जीतते हैं तो उन्हें राज्यसभा, हमें वहां कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम 16 लड़कर 6 जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा, ऐसा क्यों। तो अब सपा गठबंधन में, महागठबंधन में जो लड़ाई थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ महान दल ने अलग होने का ऐलान कर दिया, वो भी अपनी उपेक्षा से नाराज हैं, और इधर सुबह सपा की भी नाराजगी ट्वीट के माध्यम से देखने को मिली। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर है। बांदा जेल में नरमी बरतने के आरोप में जेल के डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी जेलर पर मुख्तार को खास सुविधाएं देने का आरोप है, जिसे लेकर बांदा जेल के डिप्टी जेलर पर बड़ा एक्शन लिया गया। ये एक्शन बांदा जेल में जांच करने गए डीएम को मिली अनियमितता के बाद लिया गया, जिसके बाद बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से नरमी बरतने के चलते डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया। मंगलवार रात मंडल कारागार निरीक्षण के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। बांदा जिले के डीएम और एसपी ने मंगलवार रात को बांदा जेल में औचक निरीक्षण किया था।
अब भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बात कर लेते हैं, जिसका समापन हो गया। आज समापन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कार्य समिति में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य की जनता को धन्यवाद दिया गया। आगामी नगर निगम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। कार्य समिति में कमजोर बूथों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया और जुलाई तक के सारे कार्यक्रम निर्धारित किए गए। आगामी जुलाई महीने में जिले और मंडल की कार्य समिति होंगी। इसके अलावा जिलों में प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अगले 15 दिन पूरे प्रदेश में सुशासन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेतृत्व में जिस तरह से देश उत्तराखंड के अंदर चौमुखी विकास हुआ है, उसका उल्लेख, उस पर चर्चा, ये विषय रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रदेश ने इतिहास रचा है। 47 सीटें जनता ने हमको दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने देश के अंदर एक इतिहास रचा है। 94% सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ संदेश दिया जा रहा है और यहाँ राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो गया है। और निश्चित रूप में हम सब लोगों ने बधाई दी है पुष्कर सिंह धामी जी को, जो बड़े रिकॉर्ड बहुमत से जीते हैं, 94% जीते हैं। मैं समझता हूं कि ये तो एक सबसे रिकॉर्ड कायम हुआ है। और चंपावत की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत प्रबल समर्थन दिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी को ताकत दी है। बड़े शक्ति के साथ वो निश्चित रूप में काम करेंगे और विकास करेंगे। जनता पार्टी की 2 साल के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति आज यहाँ हल्द्वानी में संपन्न हो रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो विधायक के रूप में चंपावत में जो चुनाव हुआ, जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से ओतप्रोत हैं। जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर 3 महीने में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बार कोविड के कारण सब बैठकें वर्चुअली हुई थी। काफी दिनों बाद जो है इस बार प्रत्यक्ष रूप से बैठक हुई है और 2 दिन यहाँ कार्य समिति चल रही है। आज राजनीतिक प्रस्ताव हमारे पास किया गया है और उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का समापन हो गया है। कार्य समिति में पार्टी के आगामी 3 माह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इसके साथ ही आगामी लोकसभा, निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार की गई। साथ ही राज्य सरकार को 100 दिन का रोड मैप दिया गया कि कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही अब जिले और मंडल की कार्य समितियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही जो जिला या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्हें कमजोर बूथों को मजबूत करने का भी लक्ष्य दिया गया है। मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच जाने का अगले 15 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसको लेकर ये पूरी कार्य समिति आयोजित की गई थी। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। इधर हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ के प्रयासों से श्यामपुर क्षेत्र में कूड़े वाहन की शुरुआत हो गई है। जिला पंचायत सदस्य ने कूड़े वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कूड़े वाहन की शुरुआत निःशुल्क रखी गई, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। साथ ही क्षेत्र में स्वच्छता बनने से उत्तराखंड आने वाले पर्यटक और यात्री यहां से स्वच्छता का संदेश लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि श्यामपुर क्षेत्र में कूड़े वाहन की शुरुआत जिला पंचायत निधि की ओर से की गई है। 4 धाम में जो यात्राएं हो रही हैं और यात्रीगण जो हमारी उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए हमने ये कूड़ा वाहन शुरू किया है, क्योंकि ताकि सड़कों में कूड़ा ना गिरे, ताकि इधर उधर बिखरा हुआ कूड़ा देखकर वो उत्तराखंड की जितनी भी सुंदर हमारे उत्तराखंड में जितनी भी सुंदर प्रकृति है उसको बुरा ना मानते हुए अच्छाई की ओर लेके जाएं। और जो भी यहाँ पर यात्रीगण है, दुकानदार है, फ्री सेवाएं हमने जिला पंचायत सदस्य मधु चौहान जी से कूड़ा वाहन की रिक्वेस्ट की थी और हम माननीय मधु चौहान जी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं और केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चरों की हो रही मौतों को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट नैनीताल ने बुधवार को सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए 4 धाम से संबंधित उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों समेत पशुपालन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए एक कमेटी का गठन करने को कहा। वहीं अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि नियत की गई।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में पशु प्रेमी गौरी मौलखी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में 20,000 से अधिक घोड़े खच्चरों का यात्रियों का सामान ढोने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से अधिकतर घोड़े खच्चर बीमार हैं। बेजुबानों पर उनकी क्षमता से अधिक बोझ डाला जा रहा है। यात्रा मार्ग पर इन घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच के लिए न ही पशु चिकित्सक और न ही चारे पानी और छप्पर की कोई व्यवस्था है।